तेजा। हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा। हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा। हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा। हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा। हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा। प्रभो शिवाजी राजा। जय श्री राम। योगेश अनंतकाली सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, ये मैं अभी एक सतीश चंद्र की इतिहास की पुस्तक पढ़ रहा हूँ। भाई, ये हिंदू मोमिन एंगल जो मैं बता रहा हूँ कि लगातार हिंदू और मुसलमान में लड़ाइयाँ 1500 साल से जो हुई हैं, उसके केंद्र बिंदु में धर्म ही है। लेकिन उसे पूर्णतः दुर्लक्षित करके जानबूझकर इस एंगल को सत्ता, पैसा, राजाओं की वर्चस्व की होड़, ये नैरेटिव बिल्ड करते 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 ये लोग गत 70 साल से हमें घुमा रहे हैं, लेकिन मूल विषय को ये नहीं छू रहे हैं, हेतुपुरत सर नहीं छू रहे हैं। आप मुझे बताओ, ये मुसलमान जितने भी सुल्तान हो, सरदार हो, जो भी हो, छोटे मोटे, इन सबको हिंदू राजाओं के साथ एक ही तराजू में बिठाने का काम इन सड़क छाप जिन्होंने, ये सेक्युलर कथाकार जो है ना, इतिहासकार, इन्होंने लगातार किए हैं। और 70 साल से तो इन्होंने अपनी स्पीड भी बढ़ाई है। नैरेटिव बिल्डिंग, बस धर्म का नैरेटिव बीच में नहीं लाना है, इसका प्रयत्न, लेकिन वही तो केंद्र में है। सतीश चंद्र जैसे, मैं उनका किसी का नाम नहीं लेता हूँ, बस यही कहता हूँ कि भाई आजकल के जो प्रबुद्ध इरफान, हबीब, रोमिला थापर, सतीश चंद्र, रामचंद्र गुहा वगैरह वगैरह जितने भी ये थे, मोहम्मद हबीब, इरफान का बाप, वो भी इनमें शामिल है। इन सभी का एंगल ये है कि मोहम्मद शाह को बाजीराव ने बिल्कुल मदद नहीं की। सवाई जय सिंह ने नादिर को हे अभिनंदन पर पत्र भेजा है। नादिर ने भारत के 10 करोड़ रुपए चुराए। ये भारत पे डाका था। हैं? भारत पे डाका था? कैसे था भाई? एक लुटेरू ने एक लुटेरे को दूसरे प्रबल डाकू ने पटकनी दी, उसको लूटा, पीटा, उसका कत्लेआम किया। लिखा है जामा मस्जिद और चांदनी चौक में खून की नदियां बहाई। चलो बढ़िया है भाई। फिर आगे लिखते हैं, बाजीराव सुस्त पड़ा रहा 2 महीने। सुस्त शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ये मैं बता रहा हूं क्योंकि उनका नैरेटिव वो है। बाजीराव ने कुछ नहीं किया 2 महीने। क्यों? बाजीराव तेरे मोमिन बाप का बेटा था या नौकर था जो तुम्हें बचाने आया था? वो क्यों आता भाई? गजनी से लेके मुगलों तक ये जितने भी इस्लामी आक्रांता भारत में आए, इन्होंने हमारे यहाँ के हिंदू मासूम, आध्यात्मिक और सच्चे कर्म पर विश्वास रखने वाले जो सामान्य थे, उन पे कृपा की है क्या कभी? भाई उन लोगों को तो जिंदा भी नहीं छोड़ा। खिलजी का कहता पता था ना? खिलजी कहता था कि उतना ही अनाज गरीब काफिर के घर में रखो कि वो साल भर जिंदा रहे, बाकी का सब उठाओ, कुछ नहीं छोड़ो, गरीब रखो, बिल्कुल 2 वक्त की रोटी खाने पे मजबूर करो, या धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करो, या फिर वो तो सरतन से जुदा वो तो है ही। भाई लेबनान को और पैलेस्टीन को इजराइल ने नंगा किया, बढ़िया, लेकिन हमारे यहाँ लखनऊ वाले छाती पीट के रोड पे आए। अब बताओ हम क्या करें भाई? अब भाड़ में जाए यार वो लेबनान, पैलेस्टीन और ईरान।
मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये देश राष्ट्र ये जो सोच है ना, ऐसी सोच वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता, कसम से कह रहा हूँ, हो ही नहीं सकता। बिकॉज बचपन से वो उम्मा वाले लोग हैं, उनको क्या पड़ी है भाई, रहना है मिट्टी कौन सी भी हो, राष्ट्र भावना ये जो है ये 2-5% मुसलमानों में होगी। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे हैं, वो तो कहते हैं कि एक कम्युनिस्ट मुझे बताओ कि जिसने तोपों से मस्जिद ना उड़ाई हो। जिस देश में वक्फ बोर्ड हो, जिस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, बताओ कितनी सच बात है। ये हमारे यहाँ सड़क छाप खुतबे वाले जो 2 टके के मुल्ला है ना, ये धर्मांधता सिखाते हैं खुतबे में। इनको कोई देश वगैरह की पड़ी नहीं है। वैसे भी ये मुल्ले चाइना पे कुछ नहीं बोलते। अब मित्रों देखो, चाइना ने तो मुसलमानों के लिए एक नई किताब लिख डाली है। वहाँ पे भाई ना दाढ़ी है, ना खुतबा है, ना क्या कहते हैं उसे, वो काला जो पहनती है औरतें, बुर्खा है, ना मुहर्रम का अपने यहाँ जुलूस निकलता है, वैसे जुलूस चाइना में निकाला जाता है। अब बताओ भाई, सूअर के फार्म ज़्यादा अच्छे हैं। इतनी बुरी परिस्थिति में शिनजियांग के मोमिन अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं एंगल ये इसलिए ला रहा हूँ कि हमारे वामपंथी जितने भी इतिहासकार हैं, वो लोग धर्म को बीच में लाते ही नहीं है, और उसके कोशिश में यहाँ वहाँ दुनिया भर की बातें वो हमें पढ़ाते हैं। लेकिन मूल मुद्दा, जैसे मैंने पहले कहा, हिंदू मुसलमान का मूल मुद्दा धर्म ही है। ये गंगा जमुना तहजीब कुछ भी बकवास आप करते रहो, मूल मुद्दा धर्म ही है। इसके लिए मैंने ये बात की। नादिर शाह के बाद बाजीराव की आखिरी जिंदगी की आखिरी लड़ाई निजाम के लड़के नासिर के साथ हुई है। भोपाल पराभव के बाद निजाम अपने घुटने पे आके माफी मांगते हुए संधि पे स्वाक्षरी करता है। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र के 6 सूबे का पूर्णाधिकार मराठाओं के सुपुर्द करता है। इतना ही नहीं, उसने तो 50 लाख रुपए युद्ध खर्च भी दिया है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन बिना शाहू महाराज को बताए बाजीराव संधि, उसकी शर्तें, इन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय बाजीराव नहीं ले सकता था। हाँ, युद्ध भूमि में रणनीति क्या हो, युद्ध नीति क्या हो, ये तो निर्णय वो ले ही रहा था, जिंदगी भर उसने लिया है। लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय बिना शाहू महाराज को पूछे उसने नहीं लिए। शाहू महाराज अपने सातारा से बाहर कभी गए ही नहीं। तो औरंग्या के मरने के काटने के बाद ये जो नई परिस्थिति उभर रही थी, विशेषतः उत्तर में, राजपूताना हो, बिहार हो, बंगाल हो, ना बुंदेलखंड हो, मालवा हो, गुजरात हो, इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। जो इन लोगों के मोमिनों के छल कपट जितने भी चल रहे थे, राजनीति चल रही थी, उससे शाहू महाराज अनजान थे पूरी तरह से। और एक सुनो, बाजीराव का प्रॉब्लम था। बाजीराव को पूरी दिल्ली जीतने के लिए फौज में काफ़ी सारी संख्या चाहिए थी, वो थी नहीं, क्योंकि हमारे मराठा सरदार थे, वो आधे से ज़्यादा तो पुर्तगीज़ों के विरुद्ध वसई में व्यस्त थे। पता नहीं मित्रों, ये हिंदी भाषी जितने भी यूट्यूबर है या कथाकार, इतिहासकार है, ये वसई का नाम क्यों नहीं लेते? वसई को मात्र एक विजय दिखाते हैं। भाई, वसई के बाद पोर्तुगीज लगभग राजकीय पटल से, भारत के राजकीय पटल से गायब हुए हैं। इतना महत्वपूर्ण ये
वसई विजय था। 2000 साल में जितने भी आक्रांता आए हैं, एक आक्रांता वसई विजय के बाद सिकुड़ता गया है। लेकिन आप जरा सोच के देखो, अगर पोर्तुगीज यहाँ रहते तो वो स्पेन के साथ जैसे अफ्रीका और साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका उन्होंने बांट लिया था ना, उसी तरह वो अंग्रेजों के साथ भारत को बांटते, कोहराम मचा देते। मुझे तो में डर आज भी सताता है कि अगर वो रहते तो भारत की आबादी मुझे नहीं लगता 30-35 लाख की होती। मैंने महाराष्ट्र की नहीं, भारत की कही है। ये गंभीरता जो है, ये हेतु पुरस्सर ये सभी कथाकार बुला देते हैं। हमारा नैरेटिव ऐसे हमारे मन में बिठा रखा है कि हम उसे सामान्य विजय मान लें। तो ये भोपाल के पराभव के बाद निजाम ने की हुई जो संधि थी, उसे नासिर ने पूरी तरीके से पालने में ये मना कर दिया। उसने कह दिया कि भाई आधा तो हाँ मैं ज़रूर मानूंगा, बाकी का नहीं मानूंगा। वैसे उसने हांडिया और खरगोन मध्य प्रदेश के 2 सूबे मराठाओं के सुपुर्द कर दिए, और महाराष्ट्र के जो 6 सूबे थे वो देने से नासिरगंज अड़ गया। अब उस वक्त नादिर शाह जाने के बाद, अप्रैल के बाद, नया जो बुंदेलखंड माड़वा में जो प्रदेश मराठाओं के हाथ आया था, उस प्रदेश का जो शासन है उसका अमल बिठाने के लिए बाजीराव ने गोविंद बुंदेला की मदद ले ली, और उसने की भी। 1739 में वर्षा ऋतु के बाद विजयी होकर चिमाजी अप्पा वसई से पुणे लौटा। उससे पहले 29 जुलाई को ही बाजीराव पुणे में पहुंच चुका था। बाजीराव के पुत्र नाना साहेब, ये तो शाहू महाराज के साथ मुगलों के खिलाफ मीरज का जो किला था वहां लड़ रहे थे। मीरज सांगली मित्रों सातारा से मात्र 100-125 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये भी एक अचंभे की बात है कि जिंदगी में पहली बार शाहू महाराज सातारा छोड़ के युद्ध वेश में बाहर गए हैं। पहली बार युद्ध का अनुभव अपने सायं काल में, जीवन के सायं काल में शाहू महाराज ने लिया है, वो इस मीरज के युद्ध में लिया है। अब वो भी विजयी होकर नाना साहब 4 नवंबर को पुणे आ गए। अब सारे पेशवा पुणे में, बताइए, कौटुंबिक कलह तो आना ही था, वही मस्तानी का बवाल उड़ गया। नवंबर में तो ये मस्तानी प्रकरण की वजह से पूरे पेशवे परिवार में बड़ी कटुता आ गई थी। वो तो घरगुती विषय था, परिवार के अंदर का विषय है। हमारे हिंदवी स्वराज्य के जो कुछ परिस्थिति, उससे मस्तानी का कोई संबंध नहीं है। हाँ, बाद में इतना ही संबंध आता है कि उसका लड़का पानीपत के युद्ध में हमारे तोपखाने का प्रमुख था। वो तो बाद में बात होगी। तो कबूल की हुई जो शर्तें हैं वो पूरी तरह से नासिर ठुकरा रहा था। तो ये देख के हमारे तामसी बाजीराव ने 12 दिसंबर को पुणे में घोड़े पे सवारी शुरू कर दी। चिमाजी अप्पा 3 दिन के बाद अहमदनगर में उनसे जाके जुड़े। वहाँ छत्रपति संभाजी नगर में नासिर भी अपनी 40,000 की मोमिन फौज लेके छत्रपति संभाजी नगर से निकला। अगले 2 महीने लगभग इनकी लगातार लड़ाइयाँ गोदावरी के तट पे शुरू हो गई। पहला हमला नासिर ने किया। नासिर ने दक्षिण तट पे हमला किया, वहाँ पे झड़प हो गई। तो बाजीराव ने तुकाजी आनंद को उत्तर में भेजा। निजाम के क्षेत्र में एक निजाम का किला था। अब निजाम के किले को इन्होंने जीत लिया। लगातार 2 बार मराठा और नासिर, ये दोनों गोदावरी के तट पे
भिड़ गए। उसके बाद में छोटी छोटे गुट में इनकी 2 महीने वहाँ पे अखंड लड़ाइयाँ होती रही। अब आप जानते हैं मोमिन है, संख्या में ज़्यादा होता है तो शेर बनता है, जैसे संख्या कम होती है मिमी आने लगता है। नासिर का वही हाल हुआ। नासिर डर से पीछे हटने लगा। पीछे हटते 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 वो छत्रपति संभाजी नगर तक पीछे हटा। मराठा तो लगातार उसके पीछे थे। आखिरकार मराठाओं ने घेर लिया तो नासिर ने तुरंत माफ़ी मांगी। वो भी कमाल की बात है मित्रों, जहां पालकेड़ की हार में उसके बाप ने माफ़ी मांग के स्वाक्षरी की थी संधि पे, उसी मुंगी शेवगांव में नासिर ने भी संधि कर ली थी। तारीख थी 20 फरवरी 1740। नासिर को नंगा करके फरवरी में लड़ाई जीतने के बाद में बाजीराव मालवा निकल गए। वैसे 3 मार्च को वरखेड़ में नासिरगंज ने बाजीराव की प्रत्यक्ष भेंट की है और स्वतः माफ़ी भी मांगी है। नासिर मित्रों तब सिर्फ 28 साल का लड़का था। बाद में फिर 7 मार्च को ये अपने चिमाजी अप्पा 7 मार्च को वहाँ मालवा से निकले। 12 मार्च को छत्रपति संभाजीनगर पहुँचे। छत्रपति संभाजीनगर में चिमाजी अप्पा स्वयं नासिर से मिले। ब्रह्मेंद्र स्वामी के लिखे पत्र में ये ऊपर की सारी घटना स्वयं चिमाजी ने लिखी है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कल जरा बाजीराव के निधन की बात करते हैं। वंदे मातरम।